सिपाही हुए, उसके बाद वो रामगढ़ चले गए। रामगढ़ जाने के बाद वहाँ पे उनके 1962 का युद्ध शुरू हुआ। होते ही वो सीधा चाइना के नेफा बॉर्डर पे चले गए। नेफा बॉर्डर पे उन्होंने अकेले 72 घंटे तक दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। पर आज भी वो जिंदा है उस जगह। भाई साहब के वो टॉर्चर करके, हैंगिंग करके इनकी गर्दन ले गए, जो सामने दिखाया गया आपको कि उनकी गर्दन काट के ले गए थे। उत्तराखंड में भी अभी इन्होंने मेमोरियल बनाया जसवंत, ये सामने, वहाँ पे उनका एक भी स्टैचू नहीं रहा। बड़ा अफसोस लगा, दुख लगा। तो हमारे पहाड़ के रास्ते में ही हमारा स्टैचू नहीं है तो बड़ा बुरा लगता है। मूर्ति नहीं है उनकी, तब आप बताइए क्या कहें। आज आपको हम ऐसे जाबाज राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने चीन के 300 सैनिकों को अकेले मुंहतोड़ जवाब दे दिया था और वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी वो आज देश की रक्षा कर रहे हैं। कैसे, वो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इनके छोटे भाई बताते हैं कि जब इन्होंने 1962 में चीन के साथ युद्ध में 300 सैनिकों से 72 घंटे तक अकेले ही लड़ा था। बाद में चीन ने इनके साथ टॉर्चर किया और हैंग कर इनका सर काट कर ले गए थे। वहीं भारतीय सेना ने तो इनका कोर्ट मार्शल कर दिया था कि बिना ऑर्डर के इन्होंने फायरिंग कैसे कर दी। लेकिन चीन ने इनका तांबे का सर बनाकर भारत सरकार को भेजा, जो आज अरुणाचल के मंदिर में स्थित है। इनकी बहादुरी को दुश्मन देश भी क्योंकि मान गया था। जहां अरुणाचल में इनका मंदिर है तो वहीं आज उत्तराखंड में इनका एक स्टैचू तक नहीं बना है। अभी बता रहे थे कि शैला और नूरा दो लड़कियां थी जो उनकी मदद करती थी सूचना पहुंचाने में, और उनकी मौत हो गई थी, शहादत उन्होंने दी अपनी। क्या है वो कहानी, उसके बारे में बताइए। ऐसा सुनने में आता था कि उस टाइम, जिस टाइम में वहाँ थे, हमारी यूनिट को पहले उन्होंने, हमारी फौज को इन्होंने पहले ऑर्डर नहीं दिया, काशी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। उस ज़माने में मतलब उनको ऑर्डर नहीं दिया फायरिंग करने का। हमारे 149 आदमी ख़त्म हो गए थे। तो भाई साहब ने ये कहा था कि भाई जब ये ऐसे ही मरना है, आगे जाके भी मरना है, तो उन्होंने चाइनीज MMG को छीन के लाए। उन 2 सिपाहियों की गर्दन काटने के बाद इनके साथ से क्या नाम है, इनके साथ जो 2 सिपाही थे, गुसाई जी और नेगी जी, उनको तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं इनको संभाल लूँगा, तुम आगे निकल जाना। उसके बाद वो 72 घंटे तक अकेला ये सैला नूरा के साथ लड़ा, अम्लेसन लाते रहे, वो फायर करते रहे। चाइना के 300 सोल्जर मारने के बाद भी फिर ये वीर गति को प्राप्त है। उनके मतलब लड़कियों के फादर ने कहा था यहाँ पे, चाइना ने कहा कि इतने डिवीजन फोर्स यहाँ पे इनका खड़ा है, तो उन्होंने को ये पता चला कि यहाँ पे एक आदमी है केवल जो अकेला फायर कर रहा है और लड़कियाँ ला रही है। तो लड़कियों ने ऊपर से लेके सैला टॉप से उन्होंने जान दे दी, इधर सैला ने उधर दोनों पहाड़ियों से जान दे, कूद के जान दे दी दोनों लड़कियों ने। भाई साहब के वो टॉर्चर करके, हैंगिंग करके इनकी गर्दन ले गए, जो ये सामने दिखाया गया आपको कि उनकी गर्दन काट के ले गए थे। तो उस समय जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया, जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया एक अकेले जाबाज ने, और आज भी वो रक्षा कर रहे हैं, उस समय चीनी सेना ने भी उनको सम्मान दिया था पूरा। हाँ, हमारे को तो कोर्ट मार्शल कर दिया गया था इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने विदाउट एनी ऑर्डर के इन्होंने फायरिंग करी और उनको रोका। तो इनको कोर्ट मार्शल के, तो चाइना के कहने पे इन्होंने हमें महावीर चक्र दिया। सुनने में आया कि चाइना ने कहा अगर आप इनको नहीं दोगे तो हम देंगे अपनी तरफ से, चाइना की तरफ से अवार्ड इनको। इनका सिर उन्होंने बाकायदा ट्रे में ला के तांबे का बना के भेजा इंडिया गवर्नमेंट के लिए। आज जो मंदिर में अंकित है सर, वहाँ पे नूरा नांग में। आज अरुणाचल में, तवांग में, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पर बाकायदा एक मंदिर है, वहाँ पे आस्था का एक केंद्र है, लोग दूर दूर से आते हैं। उत्तराखंड में कैसा होना चाहिए उनका एक केंद्र? उत्तराखंड में भी अभी इन्होंने मेमोरियल बनाया जसवंत, ये सामने, वहाँ पे उनका एक भी स्टैचू नहीं रहा। बड़ा अफसोस लगा, दुख लगा। हाँ, तो हमारे पहाड़ के रास्ते में ही हमारा स्टैचू नहीं है तो बड़ा बुरा लगता है। मूर्ति नहीं है उनकी,
तब आप बताइए क्या कहें हम इस गवर्नमेंट के लिए। तब वो परसों गए थे तो हमें बहुत बुरा लगा उसके बारे में देख के। इतना ही कह पाएंगे, क्या कहें हम गवर्नमेंट को। हमने बस हो गया। कुछ बाड़ियों के बारे में बताइए, बाड़ियों की यादें। हमारे गांव में बस ये भट्ट जी क्या कह थे कि मेमोरियल बनाएंगे, आज तो गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। इनके छोटे भाई ये भी बताते हैं कि वो देश की वीरगति के 60 साल के बाद भी देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। कैसे, आइए सुनिए। तो जैसे सिपाही हुए उसके बाद वो रामगढ़ चले गए। रामगढ़ जाने के बाद वहाँ पे उनके 1962 का युद्ध शुरू हुआ। होते ही वो सीधा चाइना के नेफा बॉर्डर पे चले गए। नेफा बॉर्डर पे उन्होंने अकेले 72 घंटे तक दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। पर आज भी वो जिंदा है उस जगह। तो आज भी कभी वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं कभी कभार घर के अंदर। आज अरुणाचल के तवांग में उनका भव्य मंदिर है तो उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड में उनका एक भी स्थल नहीं है। आज भी जसवंत सिंह रावत के छोटे भाई रो पड़ते हैं। चलिए जानते हैं जसवंत सिंह रावत के शौर्य की पूरी कहानी उनके भाई विजय रावत की ही जुबानी। हमारे देश भारत को वीरों की भूमि कहा जाता है और हमारे देश में भगवान के बाद सेना को वो दर्जा दिया गया है जहां लोग उनको आस्था के प्रति भी देखते हैं। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे जाबाज की जो शहीद होने के बाद भी जिंदा हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिनको लोग जसवंत बाबा के नाम से पूछते हैं। नूरानंग बैटल में चीन को दांत खट्टे कर देने के बाद जसवंत सिंह बाबा शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज वो बॉर्डर पे मौजूद हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जसवंत बाबा के घर और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिंह रावत जी, जो जसवंत बाबा के छोटे भाई हैं। रावत जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। क्या यादें हैं उनकी? और आपके बड़े भाई थे, वो बहुत कम उम्र में सेना में शामिल हो गए थे, कुछ बताइए उनके बारे में। उनका तो बहुत बड़ा इतिहास है। आज के ज़माने में जब हाई स्कूल में थे तभी से उनके अंदर एक प्रेरणा थी। काफ़ी वो थे, ब्रेव, बहादुर थे। और उन्होंने अपने स्कूल टाइम में बहुत मतलब स्काउट में बहुत पहले उन्होंने वो करा, भर्ती हुए। और उनके साथ वो उनका काफ़ी फौज के साथ भी लगाव रहा। घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी जो इन्हें मजबूरन भर्ती करना पड़ा, पढ़ नहीं पाए हाई स्कूल के बाद। उसके बाद वो लैंसडाउन चले गए भर्ती होने के लिए। तो गए तो वो नेवी के लिए थे, पर वहाँ जाके उन्हें 1 इंच छोटा करता दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ से, तो पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी। उस टाइम 10 रुपये भी नहीं हो पाते थे किराए के लिए। तो उन्होंने कहा घर जाऊँगा तो कैसे वापस आऊँगा, यहाँ से भर्ती नहीं हो पाया तो खाली जाना तो मेरे लिए बेकार है। घर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे फौज की भर्ती हो रही थी। उस टाइम ये गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए। उसके बाद वो रंगरूटी के घर की घर उस टाइम रंगरूटी में भी उन्होंने काफ़ी मतलब बहादुरी का काम करा। उस ज़माने में 500 रुपये जीते थे उन्होंने पानी के तैरने में। जैसे पलटन ज़्यादा आगे मूवमेंट हुई तो जैसे सिपाही हुए उसके बाद वो रामगढ़ चले गए। रामगढ़ जाने के बाद वहाँ पे उनके 1962 का युद्ध शुरू हुआ। होते ही वो सीधा चाइना के नेफा बॉर्डर पे चले गए। नेफा बॉर्डर पे उन्होंने अकेले 72 घंटे तक दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। पर आज भी वो जिंदा है उस जगह। तो आज भी कभी वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं कभी कभार घर के अंदर। आप बता रहे थे कि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि माँ को उन्होंने कभी आने नहीं दिया। वो कहते थे माँ को बहुत दुखी। हाँ, उस टाइम माँ को कभी, पहले काफ़ी टाइम तक ये जब प्रपोजल चलता रहा वहाँ पे, तो जब मरने के बाद तो हमारी काफ़ी माँ की हमारी इच्छा रहती थी कि उस जगह, उस स्पॉट पे जाए जहाँ पे वो शहीद हुए। तो उनको ये था कि वहाँ पे मेरी माँ रोएगी आके। बड़ा उस टाइम उसको फीलिंग होता था कि, तो उन्होंने कभी हमें आने नहीं दिया। माँ के मरने के बाद ही हम दोबारा गए उनके वो स्टैचू पे देखने के लिए। एक किस्सा था कि वो अपनी तनख्वाह भी भेजते थे। तो
तो ये किस सन की बात है, कब तक उन्होंने तनख्वाह भेजी, कैसे होता था? 16 तक इन्होंने वहाँ से कुछ हमारे पेट्रोल पंप मिला था, वो हमारे मामा ने हमारे साथ गद्दारी करने के बाद तो कुछ घर की कंडीशन और ख़राब होती चली गई। जवान बहनें थी इनकी शादी के लिए, तो उन्होंने वहाँ से हमें पैसा शुरू करा, जहाँ पे उनके स्मारक है वहाँ से पैसा तनख्वाह भेजते थे। कुछ गवर्नमेंट हमें पेंशन भेजती थी, इसके साथ हमारा सहारा चलता था। आज कई साल बीत चुके हैं, लगभग 60 साल के ऊपर हो गए हैं। आज भी आपको देख के लग रहा है कि यादें उतनी ही ताज़ा हैं। आप कुछ बताइए कि बचपन में किस तरीके से थे, कैसे आप दोनों साथ में रहते थे, आप कितने 6 साल के थे उस टाइम, हमें वो गाइड करते थे कि नहीं अब इनको भर्ती नहीं होने दो, कि फौज में जो 1 साल जब छुट्टी आए थे तो अच्छा सा उसका समझा के भेजते थे कि इनको खूब पढ़ाना है, मैंने लिखाना है। पर मैं तो भर्ती हो गया मजबूरी में, पर भाई वहाँ पे बहुत मुसीबत आती थी सब, मतलब फौज की ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। कहीं नहीं इनको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे। उसके बाद साल भर के बाद वो रहे नहीं। आप अभी बता रहे थे कि शैला और नूरा दो लड़कियां थी जो उनकी मदद करती थी सूचना पहुंचाने में, और उनकी मौत हो गई थी, शहादत उन्होंने दी अपनी। क्या है वो कहानी, उसके बारे में बताइए। ऐसा सुनने में आता था कि उस टाइम जिस टाइम में वहाँ थे हमारी यूनिट को पहले उन्होंने हमारी फौज को इन्होंने पहले ऑर्डर नहीं दिया, काशी पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। उस ज़माने में मतलब उनको ऑर्डर नहीं दिया फायरिंग करने का। हमारे 149 आदमी ख़त्म हो गए थे, तो भाई साहब ने ये कहा था कि भाई जब ये ऐसे ही मरना है, आगे जाके भी मरना है, तो उन्होंने चाइनीज एमएमजी को छीन के लाए। उन 2 सिपाहियों की गर्दन काटने के बाद इनके साथ से क्या नाम है, इनके साथ जो 2 सिपाही थे, गुसाई जी और नेगी जी, उनको तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं इनको संभाल लूँगा, तुम आगे निकल जाना। उसके बाद वो 72 घंटे तक अकेला ये सैला नूरा के साथ लड़ा, एम्बुलेंस लाते रहे, वो फायर करते रहे। चाइना के 300 सोल्जर मारने के बाद भी फिर ये वीर गति को प्राप्त है। उनके मतलब लड़कियों के फादर ने कहा था यहाँ पे, चाइना ने कहा कि इतने डिवीजन फोर्स यहाँ पे इनका खड़ा है, तो उन्होंने को ये पता चला कि यहाँ पे एक आदमी है केवल जो अकेला फायर कर रहा है, और लड़कियाँ ला रही है। तो लड़कियों ने ऊपर से लेके सैला टॉप से उन्होंने जान दे दी, इधर इधर सैला ने उधर दोनों पहाड़ियों से जान दे दी, कूद के जान दे दी दोनों लड़कियों ने। भाई साहब के वो टॉर्चर करके हैंगिंग करके इनकी गर्दन ले गए, जो ये सामने दिखाया गया आपको कि उनकी गर्दन काट के ले गए थे। तो उस समय जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया, जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया एक अकेले जाबाज ने, और आज भी वो रक्षा कर रहे हैं, उस समय चीनी सेना ने भी उनको सम्मान दिया था पूरा। हाँ, हमारे को तो कोर्ट मार्शल कर दिया गया था इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने विदाउट एनी ऑर्डर के इन्होंने फायरिंग करी और उनको रोका, तो इनको कोर्ट मार्शल के, तो चाइना के कहने पे इन्होंने हमें महावीर चक्र दिया। सुनने में आया कि चाइना ने कहा अगर आप इनको नहीं दोगे तो हम देंगे अपनी तरफ से, चाइना की तरफ से अवार्ड इनको। इनका सीट उन्होंने बाकायदा ट्रे में ला के तांबे का बना के भेजा इंडिया गवर्नमेंट के लिए। आज जो मंदिर में अंकित है सर वहाँ पे नूरा नांग में। आज अरुणाचल में तवांग में जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पर बाकायदा एक मंदिर है, वहाँ पे आस्था का एक केंद्र है, लोग दूर दूर से आते हैं। उत्तराखंड में कैसा होना चाहिए उनका एक केंद्र? उत्तराखंड में भी अभी इन्होंने मेमोरियल बनाया जसवंत ये सामने, वहाँ पे उनका एक भी स्टैचू नहीं रहा। बड़ा अफसोस लगा, दुख लगा। हाँ, तो हमारे पहाड़ के रास्ते में ही हमारा स्टैचू नहीं है तो बड़ा बुरा लगता है, मूर्ति नहीं है उनकी। तब आप बताइए क्या कहें हम इस गवर्नमेंट के लिए। तब परसों गए थे तो हमें बहुत बुरा लगा उसके बारे में देख के। इतना ही कह पाएंगे, क्या कहें गवर्नमेंट को। हमने बस हो गया। कुछ बाड़ियों के बारे में बताइए, बाड़ियों की यादें। हमारे गांव में बस ये भट्ट जी क्या कह थे कि मेमोरियल बनाएंगे, आज तो गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। आज 2 साल होने वाले हैं, अपने संतावना दे के चले गए थे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पे तो इतना पैसा ही नहीं जो हम उनके नाम पे कुछ कर सके। जो था गवर्नमेंट ने हम पे कुछ था ही नहीं। हमारे बस क्या, अब रिटायरमेंट है, यहाँ से कहाँ इतना कुछ कर नहीं सकते। जसवंत बाबा, बहुत छोटी उम्र में
वीरगति को प्राप्त हुए उसके बाद आज भी वो हमारे साथ हैं। काफ़ी कहानियाँ उनकी उनकी सामने आती हैं। आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि सैन्य धाम बनाया जाएगा, और सैन्य धाम में शायद जसवंत बाबा एक ऐसे योद्धा हैं जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी सरकार से कि किस तरीके से उनकी स्थापना हो उत्तराखंड में भी? उत्तराखंड में एक अच्छा सा उनका टाइटल बनाया जाए, ये यादगार के तौर पे। यही कह सकेंगे कि हमेशा की तरह वो भी बस अमर रहे, अजर रहे, बस यही कहेंगे। आपको अभी भी महसूस होता है कि वो आपके साथ हैं? कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जिसमें आपको लगता हो कि उन्होंने आपको मैसेज करने की कोशिश करी हो, या सेना की तरफ से आपको कुछ ऐसा मेरी है? तरफ से कुछ नहीं होता, बस हाँ उनका एक दिल में यादगार बनी रहती है हमेशा, बारहमास चलते फिरते याद रहती है उनकी हमेशा, कभी भूल नहीं पाएंगे। यही रहता है हमारे दिल में कि हमेशा अमर रहे, जहाँ भी जाएं उनको याद करें लोग, बस यही कहेंगे सरकार की तरफ से भी। तो जब 1962 के बाद सरकार ने सम्मानित किया जसवंत बाबा को, उसके बाद से उसके बाद भी मतलब आज तक वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं। जो भी यूनिट जाती है वो उनको महसूस करती है। लेकिन परिवार को उन्होंने किस तरीके से जताया कि मैं हूँ, मतलब एक वो लगता है कि हाँ मैं हूँ, आपको भरोसा लगता है? उस बारे में कुछ घटना बताइए। परिवार को तो अब क्या कहना, हम तो ये कह सकते हैं कि उनके दिया हुआ आज भी वही हमें देते हैं, हम तो याद करते हैं उनको, हमेशा वो हमारे पीछे रहते हैं, कभी दुख तकलीफ आने पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई है, बड़ी बड़ी कठिनाई आए तब भी हमारे साथ खड़े रहे, दुख बीमारी में, बस ऐसे ही महसूस करते हैं आप उनकी यादगार को देख। जैसे कहा जाता है कि बॉर्डर पे आज भी कोई ड्यूटी दे रहा होता है। आपने भी बताया जब हम बातचीत कर रहे थे, तो उसको जगाते हैं कि कोई सोए ना। हाँ ना, उसको तो बराबर जगाते हैं वो, कि कहीं आई के कई उदाहरण है हमारे पास। जो यहाँ पे एक सिपाही आए थे रिटायर होके, कह रहे हैं एक थप्पड़ तो मैंने भी खाया उनकी ड्यूटी में, कि उनका बड़ा वो सहयोग रहता है हमारे यूनिट के प्रति, कि हाँ मतलब कोई चल नहीं हो पाता, जैसे लोग डर जाते हैं ना भूत प्रेत से, ऐसा कोई उनका उनका इतना प्रकोप रहता है कि उनकी वजह से कोई डरता भी नहीं वहाँ से। वही सिपाही से ड्यूटी करता है अलग से, ये नहीं कि उसको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे भूत प्रेत है जंगल का, कोई मतलब नहीं है, अच्छे से ड्यूटी करते हैं, कोई चल नहीं होता वहाँ पे। जसवंत बाबा को एक तरफ अपनी धरती माँ की तो चिंता थी और आज भी उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए भी उनकी बहुत चिंता थी। वीर गति के बाद भी वो उन्होंने माँ को आने नहीं दिया, कहा कि नहीं मेरी माँ यहाँ आके रोएगी, इसको आने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ भेजूँगा, जो भी ज़रूरत होगी मैं उनको भेजते थे हमेशा। जब कोई एक बार दुख तकलीफ हुई तो माँ को कैसे ही कुछ लॉस हो गया था, तो उसकी यूनिट ने उसको एकदम से उस टाइम सरप्राइज़ के तौर पे, शादी के तौर पे मदद करी। कई लोगों ने धोखा दे दिया था शादी में, बहन की शादी में पैसा खा गए थे उनका, उसी टाइम उन्होंने वहाँ से पैसा भेज, शादी के लिए तनख्वाह भेजते थे माँ के लिए स्पेशल। एक बार एक यूनिट ने पैसा 3 महीने तक दिया नहीं, उसके बाद उनके सीईओ को और सुधार मैनेजर को भी उन्होंने काफ़ी पनिशमेंट करने के बाद बताया कि जब तक मेरी माँ जिंदा है इसको पैसा भेजना चाहिए। तो आता रहा, बराबर आता रहा, आज सहयोग देते रहे, उन्हीं के बदले आज हम खड़े। तो ये कब तक आया पैसा? ये 2016 तक आया, जब तक माँ जिंदा थी। तो सरकार ने तो हमारे ये 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन भी बंद कर दी, 14 तक दिया नहीं कोई भी पेंशन। फिर हमने भी नहीं लड़ाई करी, क्या करते हैं यार, आज भी पेंशन का पैसा रुका हो माँ का, इसके लिए क्या बोलना था हमने यार। आज जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी बातचीत सामने रख रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जसवंत बाबा के लिए क्या कर सकती है? उनका गांव है बाड़ियों बीरोखाल में। गाँव में उन्होंने कहा था कि हम एक म्यूजियम बनाएंगे, तो आज भी नहीं बना पाए। ये सोचते कि उसके गांव की एक यादगार बनाई जाए वहाँ पे, कि इस गांव का था, क्योंकि पहाड़ तो अब लुप्त होते जा रहे हैं, लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, कम से कम वहाँ पे सरकार एक म्यूजियम बनाए जिसके यादगार बनी रहे, यही चाहेंगे सरकार से। जिस पहाड़ के हम रहे हैं उस पहाड़ के एक में वो बनाई जाए,
लोग लड़ रहे हैं अभी, क्या बोलते हैं उसके लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, जसवंत नगर के लिए। पर हम चाहते हैं उनका म्यूजियम भी बने वहाँ पे, उनका डिस्ट्रिक्ट भी बने। यही यादगार है। हमारे परिवार को क्या चाहिए, कुछ नहीं। परिवार तो अपने उस पर है ही, पर उनके नाम का एक डिस्ट्रिक्ट बने, साथ में उनका एक म्यूजियम बन जाए, बस यही चाहेंगे। शायद अगर सरकार उम्मीद करे तो बना सके तो बहुत बढ़िया बात है, यही चाहेंगे। तो अभी आपकी सरकार के मंत्रियों से और केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत होती होगी? चीड़बाग में जो खुला है, क्या बोलते हैं, सैन्य म्यूजियम बनाया गया है, उसमें एक भाई साहब का अच्छा सा स्टेचू बने यादगार के तौर पे। देहरादून से पढ़े थे, गोरखा स्कूल से पढ़े थे, हाई स्कूल। यहाँ पे चीड़बाग में उनका भी एक स्टैचू बनाया जाए, उनकी पूरी रख रखाव दिखाया जाए कि भाई यहाँ के लोग पहचाने कि यहाँ भी पढ़े थे, गढ़वाल में भी थे। अब यहाँ पे जब बनाया गया तो उसमें हमारा स्टैचू नहीं मिला, भाई साहब की मूर्ति नहीं लगी, तो बड़ा अफसोस लगा हमें। इतना रोना आया कि कुछ कह नहीं सकते। सरकार से हम क्या चाहते थे, यही डिमांड थोड़ी चाहते थे कि हमें पैसा दे या कुछ दे। खाली नाम के लिए लड़ते हैं। देश के लोग तो वही है, जो जो देश के लिए लड़ता है उसी का नाम होना चाहिए। हमने सरकार से ना तो पैसा मांगा ना कुछ मांगा, वहाँ पे हमारा स्टैचू नहीं, कुछ नहीं, भाई साहब के नाम का। बुरा लगा ही है। चीड़बाग में जो बनाया है नर संग्राम के तौर पे, तो वहाँ पे भाई साहब की मूर्ति नहीं लगी, बड़ा हमें बहुत बुरा लगा। हमें तो गवर्नमेंट कुछ देती नहीं आशीर्वाद। हम भी तो माँ बाप के बाद वही आशीर्वाद होता, भाई बहन ही उनके एक आशीर्वाद होते हैं। उनका भी कोई यही सहयोग था कि हमारे भाई की एक मूर्ति लगी वहाँ पे। और तो देखिए, बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण है इस समय। विजय सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, जसवंत बाबा के छोटे भाई हैं, काफ़ी सारी यादें संजोए हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमसे साझा की हैं। उनकी एक मांग है कि जसवंत बाबा ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसके बाद भी आज भी वो वहाँ पर विराजमान है। एक आस्था का बड़ा केंद्र है, जो उनकी पोस्टिंग का क्षेत्र था। वहाँ पे हज़ारों लोग देखने के लिए दूर दूर से वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उस तरह का कोई स्थल नहीं है जिससे लोग उनके बारे में जानें, उनके परिवार के बारे में जानें। उन्होंने देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उससे प्रेरित होने के लिए लोग यहाँ पहुँचे। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा। चीनी सैनिकों से अकेले लड़ने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह के गांव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। यहां पर गांव बाड़ियों में सड़क की हालत लंबे समय से खस्ता बनी हुई है। साथ ही ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं से जूझना पड़ता है। स्वास्थ्य के उपचार के लिए भी ग्रामीणों को दो चार होना पड़ता है। गाँव में मूलभूत सुविधा न होने के चलते आज गाँव के लोग पलायन करने को मजबूर है। जनपद पौड़ी के बाड़ियों गांव के रहने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में 72 घंटों तक लगातार चीनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया और 300 से अधिक सैनिकों को मार गिराने में कामयाब हो गए। आज हम उनके गांव बाड़ियों में हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके क्षेत्र में जो किस तरह की समस्याएं हैं या जो मांगे उनकी लंबे समय से जसवंत सिंह रावत जी को लेकर चल रही हैं, वो क्या हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये बाड़ियों गांव है, जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी का गांव है, किस तरह से मांग करते हैं कि उनके नाम पर किस तरह से चीज़ें खोलनी चाहिए या किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में देखने को मिलती हैं आपको? ये जो बाबा जसवंत सिंह हैं, ये तो बहुत बड़ी मतलब जो वीरता का एक प्रतीक हैं और सारे देश के लोग, सारे देश के युवा इनसे एक प्रेरणा लेते हैं। तो इनके लिए एक प्रेरणा स्थल ऐसा बने कि ताकि सारे युवा यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं और इनका एक इस तरह से स्मारक बने यहाँ पे कि ताकि लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से आए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उनके नाम से कोई भी, उनके नाम से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा। और ये मतलब हमारे देश के हीरो हैं और इनका इतिहास सेना जानती है, पूरे देश के लोग इनके इतिहास को जानते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इनके नाम पे आपने उनका घर भी देखा होगा कि जो टूटा फूटा है, तो सरकारों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इनके नाम से एक बहुत अच्छा स्मारक बने ताकि लोग दूर दूर से प्रेरणा लेने के लिए आएँ। आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम है। और अगर पलायन की बात की जाए तो जो जसवंत सिंह रावत जी का गांव है, पलायन की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं गाँव?
पलायन तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे घोषणाएं बहुत हुई है उनके नाम से। पहले एक मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने घोषणा की थी यहाँ स्मारक बनेगा, लेकिन उसके बाद कई मुख्यमंत्री चेंज हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसकी कोरी मतलब अभी तक कागजों में ही पड़ा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि उनका स्मारक बने, उसके लिए जगह भी दे दी, यहाँ पे जगह वो भी होगी, एनओसी भी मिल गई। और जो उनका पैतृक घर है, आपने देखा होगा कितना मतलब वो खराब हो रखा है, टूट गया है। यदि वहाँ पे उनका म्यूजियम बन जाए तो लोग कितने आएंगे। यहाँ रमणीक स्थान है, 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, एक नयार है, खटलगढ़ है, और बहुत अच्छा महादेव जी का मंदिर है, जिसको कि अभी हम उसका दोबारा रिनोवेशन करने वाले हैं। मंदिर का भी अपनी मंदिर समिति से कर रहे हैं। और यहाँ इतना अच्छा है कि यहाँ पे इतने लोग आएंगे, और उनको कौन नहीं जानता। आज ही नेफा ऑफ हीरो को कौन नहीं जानता, बाबा जसवंत सिंह को। तो इसलिए यदि सरकार ने कुछ नहीं किया, रोड की हालत देख लो आप, इतनी बुरी रोड है। यहाँ पे पहले एक हादसा भी हो रखा, हमने पहले भी कई बार इसको संज्ञान में दिया, लेकिन न किसी, खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ से आए, इसी रोड से गए हो, और रोड की हालत आप देख लो, दिखा दो कैमरे से, कितनी बुरी हालत है रोड की। यहाँ पे एक्सीडेंटल इतना खतरनाक है ये पुल के पास। अब पुल जो है ये एक्सपायर हो चुके हैं, PWD के हिसाब से ये एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक वो नहीं है बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हादसा, हाँ इन्होंने बड़े लोग आते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। तो ये हमारी दरख्वास्त है मुख्यमंत्री जी से खास तौर से कि भाई थोड़ा संज्ञान लिया जाए, और नेफा ऑफ हीरो का नाम तभी होगा। एक छोटा सा स्मारक आपने देखा होगा, क्या है वो, एक वो प्रधान बना लेगा, उस पर इतने बड़े मंत्री का नाम लिखा हुआ है कि हम लोगों को भी बड़ा वो लगता है। धन्यवाद, जय हिंद। तो जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं, वो PWD मंत्री भी हैं, पास में ही उनकी विधानसभा भी है, लेकिन उनकी तरफ से सड़क और पर्यटन को लेकर यहाँ पर किसी तरह से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। नहीं की गई है, कभी हमारे पास तो आए भी नहीं ना, हमने कभी देखा उनको। हाँ, उन्होंने पहले उनके टाइम पे, उनकी मिसेस थी अमृता सिंह रावत जी, उस टाइम उन्होंने बनाया था ये, क्या नाम है इसका, बिजली का जो बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। दुनाव में तो बिल्कुल जीरो है यहाँ पे निर्माण कार्य जो है, खाली घोषणा हुई है उनमें। तो कुछ रिश्तेदार भी हैं उनके जो हमारे साथ हैं, उनसे बात करके देखते हैं। आप उनके रिश्तेदार भी हैं, किस तरह से मांग करते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, और उनके नाम पे किस किस तरह से चीज़ें यहाँ पे बननी चाहिए? सबसे पहले तो उनका जो स्मारक है वो थोड़ा यहाँ पे हमने उसके लिए जगह दे रखी है। आप जगह भी थोड़ा दिखा दें तो जगह दे रखी है, उसमें घोषणा भी हो रखी है, घोषणा संख्या सब हमने कई बार लेटर दे दिए वहाँ की, एक आपकी घोषणा संख्या है, लेकिन उस पर अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। विधायक साहब से बोला, सबसे बोला, तो सब खाली ऐसे बोल देते हैं बस, और कुछ नहीं। और इनके नाम से एक स्टेडियम की भी घोषणा हो रखी है, जो वो थोड़ा बहुत बन रखा है, उसमें काम होगा थोड़ा बहुत। और तो जसवंत स्टेडियम नाम से हो रखी है उसकी, तो उसके लिए NOC होने से सब जा रखी है, कुछ नहीं होता। ये देख रहे हो आप, खाली एक गेट, ये भी 5 साल लगे इसको बनने में, ये गेट है। अरे एक पटल देख रखा हो, सतपाल महाराज जी ने कभी दिया था बहुत टाइम पहले, और उनके नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर तुम उनके नाम पे तुम वहाँ देहरादून पे प्रोग्राम करके क्या पता, जब यहाँ कोई आता है, कोई बाहर से आता है, उनको पता ही नहीं है कि ये दुनाव में जसवंत सिंह की भूमि है, पता नहीं चलता। वो कभी अगर बाई चांस नज़र पड़ गई है जसवंत सिंह का है, जसवंत सिंह के गांव का भूमि है, तो तब जाके थोड़ा रुकते हैं, वो बोलते हैं कि ये जसवंत सिंह का गांव है, ये है, तब पूछते हैं। मतलब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनके जो नाम से, मतलब जो कोई आए तो हाँ उनको लगे कि हाँ ये जसवंत सिंह के गाँव होता है ना ऐसे। अब आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के यहाँ गाँव जाओगे तो कोई जो नहीं भी जानता होगा तो अब पता चल जाएगा उसके कि उनका गाँव है। तो यहाँ मतलब इनके नाम से कुछ भी नहीं है ऐसा। कई बार हम रिक्वेस्ट तो तमाम समस्याएं यहाँ पर ग्रामीणों ने बताई। क्षेत्र के जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्षेत्र की जो तमाम समस्याएं हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताई। आप अपने स्तर पर किस तरह से क्षेत्र का विकास करने के प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से जसवंत सिंह रावत जी का नाम आज पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनके लिए किस तरह से आगे उनका नाम प्रसिद्ध किया जाए, क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखिए, ये बाबा जसवंत सिंह रावत जी, मैं समझता हूँ कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की शान ना होकर पूरे देश की शान है। और वीरों खाल से ताल्लुकात होने के नाते हम लोगों का भी सौभाग्य है कि यहाँ पे जैसे जसवंत सिंह रावत जी, बीरवाला तिलू रोतरी जी की यहाँ पे शहीदी स्थल ठीक सामने जो नया नदी दिखाई दे रही है, यहाँ पे उनके कर्म क्षेत्र है, जिसके वीरता के पुरस्कार वीरांगनाओं को इस समय प्रदेश सरकार दे रही है। बावजूद इन तमाम लोगों के नाम से जुड़े होने के बावजूद वीरों खाल आज भी बहुत उपेक्षित है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक जो समय समय पे यहाँ पे आते नहीं हैं, और यहाँ के जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल से संबंधित हो, किसी से इनका वास्ता नहीं रहता, और जनता का जो अप्रोच है देहरादून तक बहुत दूर हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि, चाहे पंचायत से जुड़े हमारे प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो,
आपसी संपर्क नहीं हो पाता। और आज भी हम राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से वीरों खाल में आप ये मान के चलिए कि शायद पौड़ी जनपद की 6 विधानसभाओं में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा का मैं इसको दर्जा दे सकता हूँ। न यहाँ पे सड़क पूर्णतः सही है, न यहाँ पे माध्यमिक स्कूलों की हालत अच्छी है, न प्राथमिक विद्यालयों की हालत अच्छी है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हर गांव पानी से आच्छादित है, तो पानी से बिल्कुल पानी की भी यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है गाँव में। अगर हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएँ, तो एक अस्पताल है यहाँ पे CHC के नाम पे, और उसकी भी बिल्कुल हालत ख़राब है। बार बार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे आप हमें एक रेडियोलॉजिस्ट और एक ऑर्थो दे दीजिएगा, जिससे कि पूरा अस्पताल सही हो जाएगा। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो अनदेखी है, उसके चक्कर में आज भी लोग यहाँ पे 150 किलोमीटर दूर, चाहे कोटद्वार हो, चाहे रामनगर हो, चाहे पौड़ी हो, श्रीनगर हो, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री हैं, और ये मैं इनको पूरा दोषी मानता हूँ कि गांव की समस्याएं, क्षेत्र की समस्याओं को संज्ञान न लेके, भौतिक जिसको बोल सकते हैं कि नॉलेज ना होके सही तरीके से उसको अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। तो ये कुछ जनप्रतिनिधि और ग्रामीण हमारे साथ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत है, उनके नाम पर यहाँ पर स्मारक, सड़कों की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, पेयजल और स्वास्थ्य की हालत भी सही नहीं है। उन्होंने सरकार और क्षेत्र की जनता के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि क्षेत्र के जो विकास है उसके लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं। जिस तरह से जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत है, उनके नाम पर विभिन्न स्थानों पर उनकी पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उसी तर्ज पर उनके गाँव में भी इसी तरह से भव्य स्मारक बनाए जाएँ, ताकि क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोग उन्हें जान सकें। पौड़ी से सिद्धांत दुनियाल, उत्तराखंड तक। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।